दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज हम देखेंगे यहाँ पे पुस्तकालन और लेखाकरण में अंतर, है ना। ये होता क्या है ना, इसमें क्या क्या अपनी विशेषताएं हैं, है ना। इनमें किन किन बातों पे अपने को परिचर्चा करनी है, उसके संबंध में हम यहाँ क्या करेंगे, आज परिचर्चा करेंगे। तो ये देखिए अकाउंटेंसी का पार्ट है, ये अपना छत्तीसगढ़ जो लेखा एग्जाम होता है उसमें पेपर 5 में, है ना, पेपर 5 से संबंधित है। तो उसमें ये पुस्तपालन और यहाँ पे लेखाकर्म जो है इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं थ्योरी में, है ना। तो इसको पढ़ना हमारे लिए क्या हो जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे पुस्तपालन होता क्या है ना। तो पुस्तपालन का संबंध किससे होता है, यहाँ पे व्यावसायिक लेन देन को लिखने की कला से, है ना। आप क्या करते हैं यहाँ पे, व्यावसायिक लेन देन क्या करते हैं, लिखते हैं ना। तो व्यावसायिक लेन देनों को लिखने की कला को ही क्या बोलते हैं भाई, यहाँ पे पुस्तपालन बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे ऑफिस में हैं, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ फाइल को पूरा यहाँ पे अलमारी में अच्छे से क्या करके रखा है, यहाँ पे जमा करके रखा है ना, अलमारी में जमा करके रखा है। तो ये क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे, ये पुस्तकालन कहलाएगा ना। एक कला है कि आपने रिकॉर्ड को कैसे संधारित किया है कार्यालय में, कि वो रिकॉर्ड यहाँ पे आपको तय समय में आपको मिले, है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। तो देखिए यहाँ पे अर्थात व्यापारिक सौदों के, है ना, व्यापारिक सौदों को हिसाब किताब की पुस्तकों में लिखना, है ना। व्यापारिक सौदों क्या बोले यहाँ पे, हिसाब किताब की पुस्तकों में लिखना पुस्तपालन कहलाता है, ठीक है, पुस्तपालन कहलाता है। तो व्यापार द्वारा अन्य पक्षों से विभिन्न प्रकार के सौदे किए जाते हैं ना। व्यापार द्वारा क्या बोले यहाँ पे, है ना, अन्य पक्षों क्या किए जाते हैं, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के सौदे किए जाते हैं, है ना। तो है ना, बहुत सारे सौदे किए जाते हैं। तो व्यापार के परिणाम को जानने से पूर्व, है ना, व्यापार के परिणाम जानने से पूर्व हमारे पास लेन देन के पूर्ण विवरण होना आवश्यक है। जैसे आपके पास क्या होना चाहिए यहाँ पे, जैसे आपने व्यापार किया ना, तो व्यापार किया तो आपके पास क्या होना चाहिए, वाउचर्स होने चाहिए। आपके पास व्यापार के वाउचर होने चाहिए, आपका बिल रहना चाहिए आपके पास, है ना, बिल भी रहना चाहिए। आपके बिल के बाद क्या रहना चाहिए, आपके इनवाइस भी रहना चाहिए, है ना। तो उसके बेस पर ही आप क्या कर पाओगे, पूरी चीज़ों को क्या कर पाओगे, यहाँ पे उसका विवरण, है ना, पूर्ण विवरण होगा तभी उसका आप संधारण कर पाओगे, उसको क्या कर पाओगे, रख पाओगे, है ना। तो ये हो गया, है ना। यह हमें पुस्तपालन द्वारा उपलब्ध करा जाता है। यह हमें किसके द्वारा, यहाँ पे पुस्तपालन द्वारा क्या किया जाता है, उपलब्ध करा जाता है ना। व्यापारिक सौदों को नियमानुसार, है ना, लेखों की पुस्तकों में लिखना क्या कहलाता है, पुस्तपालन कराता है ना। व्यापारिक सौदों के नियमानुसार, है ना, नियम के अनुसार आप लिख रहे हो ना, कैसे लिख रहे हो, नियम के अनुसार लिख रहे हो। तो व्यापारिक सौदों के नियमानुसार लेखों की पुस्तकों में लिखना ही क्या कहलाता है, पुस्तपालन कहलाता है ना, है ना। तो मैं बोला यहाँ पे आपको पुस्तक ना, लेखा की पुस्तक में लिखना, हाँ, आप एक कलाकार के रूप में, एक कला के रूप में आप क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सुंदर ढंग से, यहाँ पे व्यवस्थित ढंग से क्या करेंगे, यहाँ पे उसको, है ना, अपनी लेखा पुस्तकों में दर्ज करेंगे। इसके लिए आपके पास वाउचर्स, बिल इत्यादि ये सब चीज़ क्या होनी चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे विशेषता है ना, विशेषता एक मिनट सेट कर लेता हूँ मैं पहले, ये, है ना। तो देखिए यहाँ पे विशेषता, यहाँ पे सबसे पहले सौदों की पहचान, है ना। तो सौदों की पहचान, है ना, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे सौदों की पहचान कर सकते हो ना। तो सौदों की पहचान करना इसके लिए क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे लिख लिए, यहाँ पे अपनी पुस्तक की, है ना, लेखा पुस्तक में आपने लिख लिया इसको, तो आपको पता चल जाए कि वह, है ना, व्यवहार कैसा, नगद है, उधारी, संबंधित बंदे ने कैसे लिया, नगद लिया, उधारी लिया, है ना। इसमें कौन कौन से पक्ष क्या हुए, प्रभावित हुए हैं। यहाँ पे एक क्रेडिट, है ना, एक लेनदार और देनदार, दो पक्ष इसमें क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, है ना। विक्रेता, एक क्रेता कौन प्रभावित हुआ है, तो उसके संबंध में अपने क्या हो जाएगी, यहाँ पे जानकारी हो जाएगी, है ना। सौदा हो गया, तो सौदा के बाद अपन देखेंगे यहाँ पे मुद्रा, है ना, मुद्रा, है ना, मुद्रा देखेंगे। तो मुद्रा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मौद्रिक माप करना, है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मौद्रिक माप भी कर लेंगे, है ना, मौद्रिक माप कर लेंगे, है ना। तो मौद्रिक माप कैसे करेंगे आप, यहाँ पे व्यापारिक सौदे की पहचान करने के पश्चात इसकी मुद्रा के रूप में पहचान किया जाता है ना। मुद्रा मतलब पैसा, तो पैसे के रूप में इसे पहचान किया जाता है तथा मुद्रा में इसे मापा जाता है ना। तो मौद्रिक पहचान करना, है ना, तो मौद्रिक पहचान करना हमारे लिए क्या हो जाता है, यहाँ पे, है ना, आसान हो जाता है ना। उसके देखिए यहाँ पे प्रारंभिक लेखा करना, है ना, आप प्रारंभिक लेखा भी कर सकते हो ना। प्रारंभिक लेखा करना यहाँ पे, इसके अंतर्गत व्यापारिक सौदों को, है ना, मुद्रा रूप में माप कर इसका प्रारंभिक लेखा किया जाता है। कैसे किया जाता है, इसका प्रारंभिक लेखा किया जाता है। यह लेखा तिथिवार करोगे आप, कैसे करोगे, तिथिवार करोगे, है ना, तथा लेखा नियमों के, है ना, तथा लेखा नियमों क्या करोगे यहाँ पे, है ना, आधार पर करोगे, है ना। लेखा सबसे पहले तो यहाँ पे डेट वाइज करोगे, तो पहले क्या डेट वाइज, है ना, उसके बाद यहाँ पे रूल्स वाइज, है ना, रूल्स वाइज करोगे आप यहाँ पे। तो डेट वाइज करोगे और कैसे करोगे, यहाँ पे रूल्स वाइज करोगे, है ना। तो रूल्स वाइज करोगे तो यहाँ पे इसके आधार पर लिखा किया जाएगा, है ना। तो प्रारंभिक लेखा कर लोगे भाई, यहाँ पे अब खतौनी करना है। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, अपना खतौनी करना। सबसे पहले तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे सौदा किया, सौदा के बाद यहाँ पे मौद्रिक मापन किया, है ना। मौद्रिक मापन करने के बाद उसका लेखा किया यहाँ पे, और लास्ट अपन क्या कर रहे हैं, खतौनी कर रहे हैं ना। खाता बही में खतौनी करना ना, सिर्फ खाता बही में क्या की जाती है, खतौनी की जाती है, पर उसके लिए आपके पास प्रारंभिक लेखा रहना इंपॉर्टेंट है ना। क्या रहेगा आपके पास, यहाँ पे प्रारंभिक लेखा रहेगा, उसके बाद ही तो आप भाई खाता बही में खतौनी करोगे, है ना। प्रारंभिक लेखा के बाद ही आप क्या करोगे, खाता बही में खतौनी करोगे, है ना। तो प्रारंभिक लेखा के बाद क्या किया जाता है, खाता बही बनाई जाती है। खाता बही में खतौनी, तो खतौनी करना कुछ नहीं, एक्चुअल में पोस्टिंग करना, है ना। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, व्यापारिक लेन देनों का, है ना, क्या, व्यापारिक लेन देनों का प्रारंभिक लेखा करने के पश्चात इनका वर्गीकरण कर क्या करना है, यहाँ पे खतौनी करना, है ना। तो ये खतौनी करना भी क्या हो जाता है ना। अगर हम यहाँ पे प्रारंभिक लेखा करते हैं तो ये क्या हो जाता है, आसान हो जाता है ना। तो ये हो गया अपना। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं अपने यहाँ पे लेखाकर, है ना। लेखाकर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अकाउंटेंसी, है ना।
तो ये हैंड रिटन नोट्स है यहाँ पे और बहुत आसान शब्दों में है, तो आपको समझना क्या हो जाएगा यहाँ पे आसान हो जाएगा। तो लेखा कर्म देख रहे हैं अकाउंटेंसी सॉरी, इसमें क्या हो जाएगा, एक निश्चित अवधि के परिणामों को जानने हेतु, है ना, एक निश्चित अवधि के परिणामों को क्या करने के लिए, यहाँ पे जानने के लिए विभिन्न लेखों का संग्रहण, है ना, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, संग्रहण कर रहे हो, विश्लेषण कर रहे हो और सारांश तैयार कर रहे हो यहाँ पे। तो संग्रहण करना, देखो लेखा कर्म मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेखा कर्म यहाँ पे लेखांकन का बहुत बड़ा रूप है ना। आप इसमें कर्म कर रहे हो, तो कर्म क्या क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, सबसे पहले तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे कर्म, पहला कर्म क्या हो जाएगा, आप संग्रह कर रहे हो। दूसरा कर्म क्या कर रहे हो यहाँ पे, विश्लेषण कर रहे हो। तीसरा कर्म क्या कर रहे हो, इसका सारांश बना रहे हो, है ना। तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, लेखा कर्म में आप अकाउंटेंसी में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे 3 कर्म कर रहे हो। पहला तो आपने क्या किया, संग्रहण किया। दूसरा आपने क्या किया, यहाँ पे विश्लेषण किया। और तीसरा आपने क्या किया, यहाँ पे सारांश तैयार किया, है ना। तो ये सब तीनों को कार्य को करना ही क्या कहलाता है, यहाँ पे लेखा कर्म कहलाता है ना। और इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक निश्चित अवधि होना इंपॉर्टेंट है ना। एक निश्चित अवधि होना क्या बोला यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप निश्चित अवधि में ये सब चीज़ क्या कर पाओगे, है ना, संपादित कर पाओगे, है ना। अतः व्यापारिक परिणामों को जानने के लिए, है ना, व्यापारिक परिणामों को जानने के लिए लेखों का संग्रह करने, है ना, वर्गीत करने तथा सारांश तैयार करने के कार्य को ही क्या कहा जाता है, लेखा कर्म कहा जाता है ना। संग्रह करने, मैंने बोला क्या यहाँ पे, संग्रह करने, है ना, वर्गीत करने तथा सारांश तैयार करने के काम को ही क्या बोलते हैं, यहाँ पे लेखा कर्म बोलते हैं ना। तो वही याद रखो आप यहाँ पे, संग्रह, विश्लेषण और सारांश, वो भी एक निश्चित अवधि में, संग्रहण, विश्लेषण और सारांश, वो भी क्या बोला मैंने, एक निश्चित अवधि में। निश्चित अवधि जोड़ना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक निश्चित अवधि, एक टाइम ड्यूरेशन, एक टाइम लिमिट में ही ये सब काम क्या हो जाएंगे, किए जाएंगे, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे लेखा कर्म विशेषताएं क्या क्या हो जाएगी भाई यहाँ पे। तो देखो लेखा कर्म विज्ञान और कला का मिश्रण है। मैं बोला यहाँ पे इसको आप क्या करो, यहाँ पे वर्गीत कर रहे हो, यहाँ पे एक निश्चित, है ना, निश्चित परिपाटी में क्या करो आप इसको यहाँ पे लेखांकन कर रहे हो लेखा कर्म में। तो आप क्या हो जाएगा, ये कला है भाई। यहाँ पे आप कितने सुंदर और सुव्यवस्थित ढंग से लिख सकते हो, ये क्या कहलाएगी, आपकी कला कहलाएगी, है ना। वैसे ही विज्ञान क्या हो जाएगा, विज्ञान क्या हो जाएगा, क्योंकि लेखा कर्म हम जानते हैं यहाँ पे एक निश्चित नियमों और सिद्धांतों क्या है, यहाँ पे एक उसकी परिपाटी के अंतर्गत आता है। तो अपने को यहाँ पे लेखा कर्म का आप विज्ञान भी मान सकते हो और कला भी मान सकते हो। तो दोनों का क्या बोलना चाहिए, एक प्रकार से सम्मिश्रण है ना, क्योंकि इसमें निश्चित नियमों और सिद्धांतों क्या किया जाता है, यहाँ पे पालन किया जाता है। और क्या बोला मैंने, यहाँ पे यह कला भी है। कला क्यों है भाई, यहाँ पे मैंने बताया पहले भी आपको कि इसमें यहाँ पे सुव्यवस्थित और मतलब सुंदर ढंग से क्या किया जाता है, यहाँ पे लेखाओं का संधारण किया जाता है, जिससे लेखाओं को पकड़ना हमारे लिए क्या हो जाता है, व्यापार के लिए पकड़ना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है ना। अब लेखा कर्म केवल वित्तीय व्यवहारों को शामिल किया जाता है ना, केवल वित्तीय। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे आप यहाँ पे, है ना, समाज सेवा के लिए नहीं बैठे, आप व्यापारी हैं, आपको व्यापारी के रूप में सोच के यहाँ पे चलना है। तो आप यहाँ पे समाज सेवा के लिए नहीं बैठे हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, वित्तीय व्यवहार करना पड़ेगा ना। आप क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वित्तीय व्यवहार करना पड़ेगा। तो वित्तीय व्यवहार करना पड़ेगा, तो वित्तीय व्यवहार से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, है ना वित्तीय व्यवहार से क्या हो जाएगा, पैसों का लेन देन होगा भाई। आप यहाँ पे लाभ कमाने के उद्देश्य से बैठे हैं। तो लेखा कर्म में केवल क्या किया जाता है, वित्तीय व्यवहारों क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है ना। लेखा कर्म के अंतर्गत निश्चित बहियों का उपयोग किया जाता है ना, निश्चित बहियों। ऑब्वियस बात है, यहाँ पे निश्चित बहियों का आप क्या करेंगे, यहाँ पे उपयोग करेंगे, तभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, चीज़ें अच्छे से हो पाएगी ना। लेखा कर्म के अनुसार पुस्तकों में व्यवहारों का लेखा नियमित रूप से किया जाता है। कैसे किया जाता है भाई, यहाँ पे नियमित रूप से किया जाता है ना, नियमित रूप से किया जाएगा ना। पुस्तकों में मैं बोला यहाँ पे रोज करना है आपको, है ना, तो वो नियमित रूप से किया जाएगा। जैसे रोजनमचा, है ना, रोजनमचा मतलब प्रारंभिक लेखा को रोजनमचा भी बोलते हैं यहाँ पे, मतलब रोज उसमें क्या करोगे, पंजियों में संधारण करोगे, तो नियमित रूप से किया जाता है। तो नियमित रूप से कर रहे हो आप यहाँ पे, निश्चित बहियों में कर रहे हो आप यहाँ पे, है ना। और वित्तीय व्यवहारों, है ना, वित्तीय व्यवहारों, है ना, का यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इसमें शामिल किया जा रहा है ना। तो इसमें एक निश्चित प्रणाली के आधार पर, है ना, एक निश्चित प्रणाली, है ना, इसमें एक निश्चित प्रणाली भी है भाई, है ना। इसमें क्या बोला मैंने, यहाँ पे एक निश्चित प्रणाली भी है। तो निश्चित प्रणाली के अनुसार क्या किया जाता है, इसको यहाँ पे लेखा किया जाता है ना। तो निश्चित प्रणाली भी इसकी बनी हुई है। लेखा कर्म एक कार्य, है ना। तो कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट कार्य है यहाँ पे देखते हैं ना। लेखा कर्म एक कार्य, वर्ग कौन कौन से हो जाएंगे भाई, क्या काम करते हैं आप, है ना। तो सबसे पहले दी गई क्या होता है यहाँ पे, पुस्तक में दी गई प्रविष्टियों की क्या करना है, यहाँ पे जांच करना, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जांच कर रहे हो ना। पुस्तक में जो भी प्रविष्टियाँ की गई है ना, उसे क्या कर रहे हो आप यहाँ पे जांच कर रहे हो, है ना। ठीक है, आपने जांच किया। अब जांच आप अच्छे से नहीं कर पा रहे तो तलपट बना लो भाई यहाँ पे, और जोड़ घटाव कर लो। तो तलपट यहाँ पे अंकगणितीय शुद्धता की जांच हेतु क्या किया जाता है, यहाँ पे यूज किया जाता है ना। एक निश्चित अवधि के व्यापारिक परिणामों को प्राप्त करने के लिए अंतिम सौदे तैयार करना। अंतिम सौदे मतलब क्या हो जाएगा, अंतिम खाते में क्या क्या आता है भाई, यहाँ पे अंतिम खाते तैयार करना। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहला तो आता है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा यहाँ पे। और क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे, पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा, है ना। प्रॉफिट लॉस अकाउंट
सॉरी यहाँ पे कुछ एरर हो रहा है ना। अंतिम खाते में क्या किया जाएगा, ऐसे बता देता हूँ, प्रॉफिट अकाउंट हो जाएगा अपना। उसके बाद यहाँ पे व्यापारिक खाता है ना, लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाता यहाँ पे है ना। सबसे पहले तो क्या बोला मैंने, यहाँ पे प्रॉफिट अकाउंट यहाँ पे है ना, फिर यहाँ पे अपना व्यापारिक खाता बनता है ना, ये मतलब ट्रेडिंग अकाउंट है ना। पहले प्रॉफिट वाला हो गया यहाँ पे, प्रॉफिट लाभ हानि खाता, फिर ट्रेडिंग अकाउंट हो गया अपना। उसके बाद एक और बनता है अपना यहाँ पे चिट्ठा तैयार करते हैं, है ना। चिट्ठा मतलब क्या हो जाएगा, चिट्ठा एक तैयार करते हैं। इसमें क्या होता है, अपना संपत्ति और दायित्व का क्या रहता है, विवरण रहता है। तो 3 चीज़ अंतिम खाते में तैयार की जाती है ना। तो व्यापार की आर्थिक स्थिति जानकारी के लिए चिट्ठा तैयार करना बोला है, चिट्ठा पहले बता दिया। यहाँ पे चिट्ठा तैयार करना है, यहाँ पे भूलों को सुधार करने के लिए आवश्यक लेखे करना है ना, छूटे व्यवहारों को लिखने, अपूर्ण व्यवहारों को पूर्ण करने और त्रुटियों को सुधार करने के लिए समायोजन करना भी इसमें शामिल है ना। तो छूटे व्यवहार क्या कर रहे हो, आप लिख रहे हो, अपूर्ण व्यापार पूर्ण, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर आपका भूल वश कुछ त्रुटि हुई है, उसका क्या कर रहे हो, अंतिम रूप से क्या कर रहे हो, उसमें सुधार कर रहे हो। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सुधार कर रहे हो है ना। और लास्ट में क्या कर रहे हो, आप समायोजन कर रहे हो। तो यही क्या कहलाता है अपना यहाँ पे लेखाकर्म या फिर क्या अकाउंटेंसी कहलाता है। उद्देश्य क्या है भाई, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, व्यवहारों का मतलब, व्यवहार मतलब क्या, सौदा होता है। तो व्यवहारों का स्थायी रूप से क्या करना है, यहाँ पे लेखा करना है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे व्यापार के परिणामों को ज्ञात करना है ना। व्यापार के परिणामों को ज्ञात करना, सबसे पहले स्थायी रूप से लेखा कर लिया आप, फिर व्यापार के परिणामों को भी ज्ञात कर लिए, फिर आर्थिक स्थिति ना, व्यापार की आर्थिक स्थिति से क्या करना है, अवगत होना है। यहाँ पे ये आप ऐसे सोच के भी लिख सकते हो, आप व्यापारी हो, सोचो भाई यहाँ पे क्या क्या इससे फायदे हो सकते हैं, इसके उद्देश्य क्या क्या है, आपको क्या क्या अपने लक्ष्य को हासिल करना है। तो सबसे पहले तो आप स्थायी रूप से लिखा कर लो भाई, सबसे अच्छी बात। आपको परिणाम ज्ञात हो जाएंगे, आर्थिक स्थिति की आपको जानकारी हो जाएगी है ना। कानूनी आवश्यकता पूरा, मतलब इसको साक्ष्य रूप में भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और जैसे भावी योजनाओं के लिए आंकड़े उपलब्ध कराना, जैसे मान लीजिए आपको 2025 में व्यापार में बहुत लॉस हुआ है ना, तो आप यहाँ पे 2026 में वो सब गलतियों को क्या करोगे, अवॉइड करने की कोशिश करोगे, ताकि आपको और फर्दर यहाँ पे नुकसान ना हो है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे और क्या इसके उद्देश्य है, क्रय विक्रेता शेष माल की जानकारी आपको मिल जाती है वर्ष के अंत में है ना। लेनदार देनदारों की स्थिति से आपको क्या हो जाता है, अवगत हो जाते हो आप है ना, कि उनका व्यवहार कैसा है, वो आपको नियमित समय में पैसे, आपके उधारी पैसे दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं है ना। छल कपट पर नियंत्रण हो जाता है, आपका लेखापाल कुछ छल कपट कर रहा है तो उसका आपको क्या हो जाएगी, जानकारी प्राप्त हो जाएगी है ना। तो छल कपट का आपको क्या हो जाएगा, जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी है ना। उसके बाद यहाँ पे व्यय का नियंत्रण है ना, व्यय का आपको क्या हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा है ना। व्यय का नियंत्रण आपको हो जाएगा, और करों का अनुमान लगाना क्या हो जाएगा, आपके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आसान हो जाएगा ना। तो ये हो गया भाई। अब यहाँ पे पुस्तक पालन लेखाकर्म में अंतर देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपने पुस्तक पालन भी पढ़ा, यहाँ पे बुक कीपिंग और लेखाकर्म अकाउंटेंसी भी आपने पढ़ा है ना। तो दोनों में अंतर क्या है देखते हैं है ना। अर्थ यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, व्यापारिक लेन देनों को खाता बही की पुस्तकों में क्या करना है, लिखना मात्र है यहाँ पे। जबकि लेखाकर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सूचनाओं से अंतिम रूप से खाते बनाना और व्यावसायिक निष्कर्षों पहुँचना है ना। मतलब ये थोड़ा सा मैनेजमेंट वाला कार्य है और एक क्लर्कियल काम है ना। उद्देश्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिन प्रतिदिन के लेखों को है ना, दिन प्रतिदिन के लेखों को क्रमबद्ध रूप से पुस्तकों में लिखना, ये मैंने बताया। इसका उद्देश्य यहाँ पे पुस्तक पालन सूचनाओं के आधार पर यहाँ पे विश्लेषण करना है ना, निष्कर्ष निकालना और क्या करना, विश्लेषण करना। देखो दो में क्या आ रहा है, षटकोण का सा आ रहा है ना, तो यहाँ पे आप याद कर सकते हो, एक में निष्कर्ष और दूसरा क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे विश्लेषण है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे विश्लेषण हो जाएगा। क्षेत्र है ना, इसका क्षेत्र क्या होता है यहाँ पे है ना, व्यापारिक, इसका क्षेत्र व्यापारिक लेन देन की प्रारंभिक पुस्तकों में लिखने और खाता बही बनाने तक सीमित है। ये सीमित अवधारणा है, जबकि यह क्या है, विस्तृत अवधारणा है। कैसे, क्योंकि इसमें आप निष्कर्ष निकाल रहे हो, विश्लेषण कर रहे हो, तो यह विस्तृत अवधारणा है। तो ये क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे सीमित अवधारणा, जबकि ये क्या हो जाएगा यहाँ पे विस्तृत है ना, विस्तृत अवधारणा हो जाएगी ना, विस्तृत अवधारणा हो जाएगी भाई। ये हो गया क्षेत्र है ना। अब देखिए यहाँ पे कार्य की प्रकृति है ना, कार्य की प्रकृति यहाँ पे ये लिपिकीय प्रकृति का होता है, जबकि ये क्या हो जाएगा यहाँ पे तकनीकी एवं प्रबंधकीय प्रकृति का होता है ना। यह क्या लिपिकीय प्रकृति का है, जबकि ये तकनीकी एवं प्रबंधकीय प्रकृति का है ना। परस्पर निर्भरता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल में ये तो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट है। जबकि यहाँ पे लेखा कर्म जो है, यहाँ पे ये पुस्तक पालन ऊपर क्या कर डिपेंड करते हैं, क्योंकि आपको आंकड़े चाहिए है ना, आपको लेखांकन कार्य के लिए क्या चाहिए, आंकड़े चाहिए, जो कि पुस्तक पालन से ही आपको हो क्या हो पाएंगे, मिल पाएंगे है ना। तो ये इंडिपेंडेंट है, जबकि ये डिपेंडेंट है ना। कला एवं विज्ञान यहाँ पे है ना, तो ये तो एक कला है, बोला मैंने पुस्तक वाला बुक कीपिंग कर रख रहे हो आप, अच्छे से जमा कर रख रहे हो, तो एक कला है। जबकि यहाँ पे लेखाकर्म में क्या है, ये मतलब थोड़ा मैनेजमेंट वाला काम है, तो इसको क्या बोल सकते हो, ये निश्चित नियमों और सिद्धांतों क्या करता है, पालन करता है, इसलिए आप इसे क्या बोल सकते हो, साइंस बोल सकते हो है ना। जाँच कार्य, इसमें किसी प्रकार के जाँच कार्य नहीं होता है ना, इसमें शुद्धता की जाँच की जाती है। भैया आप तलपट बनाओगे है ना, तलपट के बाद अंतिम खाते बनाओगे, अंतिम खाते में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्यापारिक अकाउंट, और आप क्या करोगे, चिट्ठा बनाओगे, तो उसमें कहीं ना कहीं आप शुद्धता की जाँच तो कर ही लोगे भाई है ना। समय, यह प्रतिदिन करने वाला काम है, जबकि अंतिम तिथि है ना, इसमें कोई निश्चित तिथि को आप करते हो है ना।
इसमें क्या करोगे आपने विश्लेषण, संश्लेषण और क्या करोगे निष्कर्ष निकालोगे। साथ साथ आप इसमें क्या करोगे वर्गीकरण भी करोगे, है ना। तो यहाँ पे डेली का काम है, जबकि स्पेशल डे में किया जाता है। इस काम में क्या किया जाता है, स्पेशल डे में किया जाता है ना। पारिभाषिक शब्दावली यहाँ पे व्यापार या व्यवसाय, है ना। आप लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई काम करें तो व्यापार और व्यवसाय कहलाता है। वस्तु का उत्पादन, माल क्रय विक्रय, बैंक, बीमा, ये सब कार्य व्यवसाय में आते हैं, है ना। तो आप वस्तु का निर्माण करोगे, वस्तु क्रय विक्रय करोगे, है ना, बीमा बैंकिंग ये सब हो जाएगा ना। तो व्यापार की विशेषता क्या क्या हो जाएगी। सबसे पहली विशेषता भैया पैसा कमाना, है ना, लाभ कमाना आपकी विशेषता पहली चीज़ है। दूसरा ये वैधानिक कार्य, विधि के अनुसार आप कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप कानून की अवहेलना करके आप गांजा बेच रहे हो तो गांजा आप बेचना आपको व्यापार नहीं कहलाएगा, है ना, वो अवैध कार्य हो जाएगा, है ना। इन सेवाओं और वस्तुओं का लेन देन शामिल है, यहाँ पे गुड्स सर्विसेज का लेन देन शामिल है ना। निर्माण और वितरण कर सकते हो आप। सूरत में कपड़ा फैक्ट्री में कपड़ा बना रहे हो और उसको पूरे भारत भर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे निर्माण तो कर लिया आपने सूरत में कपड़ा का, है ना, और उसको वितरण पूरे भारत में कर दिया, तो ये भी हो गया, है ना। वृत्ति या पेशा, है ना, ऐसे कार्य जिनको संपन्न करने से पूर्व शिक्षण एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है ना। आप कोई भी वृत्ति पेशा या व्यापार कर रहे हैं तो उसके पहले आपको, मान लीजिए आपने पेंट दुकान खोली है ना, आपका पेंट और वार्निश का दुकान है, तो उसके पहले आपको यहाँ पे पेंट की जानकारी, मिक्सिंग कैसे करते हैं, वो सब चीज़ के शिक्षण और प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, है ना। तो शिक्षण प्रशिक्षण यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको शिक्षण प्रशिक्षण, है ना, ज्ञात रहे। इसे क्या बोलते हैं, वृत्ति या पेशा बोलते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे स्वामी, है ना, तो स्वामी क्या हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो व्यापार में पूंजी लगाता है ना, जो पूंजी लगा रहा है, पैसा लगा रहा है, व्यापार का संचालन कर रहा है तथा लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होता है, तथा हानि होने पर हानि सहन करने की उसकी क्या होती है यहाँ पे, है ना, उसकी ग्रहण शक्ति होती है, तो स्वामी कहलाता है भाई। अरे प्रॉफिट हो रहा है तो खुश होने का भी उसमें क्या होने का अधिकार है ना। और लॉस हो रहा है तो उसको, है ना, क्या होने का यहाँ पे, अगर लॉस हो रहा है तो उसको क्या होना, सॉरी, है ना, लॉस हो रहा है ना, यदि लॉस हो रहा है, ओहो ये ऑटोमेटिक इसको ले रहा है, जैसे एल बना रहे हो तो ऑटोमेटिक ले रहा है ना। तो जैसे यहाँ पे अगर उसको लॉस हो रहा है ना, मैं इसको एल थोड़ा तिरछा बनाता हूँ तब यहाँ समझ में आएगा। लॉस हो रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसको क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, है ना, दुखी होने का मतलब उसको सहन करने का भी अधिकार होना चाहिए, है ना। तो व्यापार में स्वामी के रूप में बहुत सारे साझेदार भी हो सकते हैं ना। तो व्यापार, है ना, तो व्यापार के महत्वपूर्ण निर्णय स्वामी द्वारा लिए जाते हैं ना। व्यापार के महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, स्वामी द्वारा लिए जाते हैं। अब देखिए पूंजी, है ना, पूंजी क्या हो जाएगा, व्यापार द्वारा धन कमाने के उद्देश्य से व्यापार में जो मुद्रा या माल संपत्ति लगाई जाती है वो पूंजी कहलाती है ना, पूंजी, है ना। अरे भाई आपके जेब में रोकड़ा है तभी आप क्या कर सकते हो, व्यापार चालू कर सकते हो ना। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, प्रकार से क्या क्या हो जाएंगे, सबसे पहले तो स्थायी पूंजी, है ना, उसके बाद अस्थायी पूंजी, उसके बाद कार्यशील पूंजी। 3 पूंजी यहाँ पे इंपॉर्टेंट, है ना। सबसे पहले तो स्थायी पूंजी, अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। तो मान लीजिए यहाँ पे 10,000 रुपये रोकड़ आपने लगाया और 15,000 रुपये का माल एवं 7,000 रुपये के फर्नीचर से अपना व्यापार क्या किया, आपने प्रारंभ किया, है ना। आपने कपड़ा दुकान खोला तो आपको क्या लगेगा, पैसा लगेगा, है ना, आपको क्या लगेगा, माल लगेगा, आपको क्या लगेगा, है ना, फर्नीचर लगेगा, है ना। तो इसमें फर्नीचर जो है स्थायी पूंजी, आपका बहुत लंबे समय तक टिकी रहेगी फर्नीचर, है ना। माल क्या हो जाएगा, आप कार्यशील पूंजी, कपड़ा लाओगे, आप सूरत से कपड़ा खरीद के ला रहे हो, उसको बेच रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका कार्यशील पूंजी कहलाएगा। रोकड़ पैसा, है ना, रोकड़ पैसा क्या कहलाएगा यहाँ पे, अस्थायी पूंजी कहलाएगा, है ना। ये हो गया। आहरण, है ना, आहरण क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्यापार में स्वामी द्वारा निजी प्रयोग हेतु व्यापार में निकाली गई रकम, आहरण क्या हो जाएगा। अरे भाई आपको ने कपड़ा दुकान खोल लिया है, अब आपकी वाइफ को साड़ी की ज़रूरत है ना, आपकी वाइफ किसकी ज़रूरत है भाई, यहाँ पे साड़ी की ज़रूरत है, तो आपने व्यापार से अपने निजी प्रयोग के लिए क्या निकाला, यहाँ पे साड़ी निकाल लिया, है ना, साड़ी निकाल लिया, तो साड़ी क्या कहलाएगा अपने यहाँ पे, आहरण, है ना। आहरण खाते के अंतर्गत उसको क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, है ना। माल यहाँ पे गुड्स, यहाँ पे, है ना, जैसे आपने सूरत से साड़ी खरीद के लाई तो साड़ी अपना क्या कहलाएगा, साड़ी अपना कहलाएगा माल या गुड्स, है ना। ये हो गया अपना, है ना, जिसे व्यापार के दौरान क्रय विक्रय किया जाता है ना, उसे क्या बोलते हैं, ये कच्चा माल भी हो सकता है या फिर तैयार माल भी हो सकता है ना। तो मैंने बता दिया इसका एग्जाम्पल, यहाँ पे आपने सूरत से साड़ी खरीद के लाई, उसको साड़ी दुकान में अपने बेच रहे हो आप, तो ये क्या कहलाएगा, माल कहलाएगा, है ना। क्रय या खरीद यहाँ पे, है ना, तो क्रय खरीद, जब हमारे पास कोई ग्राहक आता है और विभिन्न सामानों क्या करता है यहाँ पे खरीदता है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, क्रय बोलेगा। ग्राहक आ रहा है नगद क्रय करेगा, उधार क्रय, नगद क्रय मतलब उसकी कीमत चुका देगा, और उधार क्रय में भैया उधारी ले जाएगा, बाद में दूंगा बोलेगा, तो वो उधार क्रय कहलाएगा, है ना। मोटा मोटा समझा रहा हूँ। विक्रय क्या हो जाएगा, जो कुछ सामान आप बेच रहे हो ना, बेच रहे हो तो बेचा गया माल क्या कहलाता है, विक्रय कहलाता है। तो नगद विक्रय होता है, उधार विक्रय, है ना। जैसे आप क्या बोलोगे यहाँ पे, है ना, आपने किसी माल को बेचा और तत्काल उसका भुगतान कर दिया आपने, है ना, सामने वाले ने आपको भुगतान कर दिया तो नगद विक्रय कहलाएगा। और जैसे सामने वाले ने भुगतान तुरंत नहीं किया तो वो क्या कहलाएगा, उधार विक्रय कहलाएगा, है ना। क्रय वापसी मतलब ये तो पता है आपको, बाह्य वापसी, है ना। क्रय वापसी एक छोटा नाम, तो बाह्य भी छोटा नाम हो जाएगा। जैसे आपने अमेज़न से सामान महंगा क्रय किया, है ना, और उसको सामान पसंद नहीं आता, हमने अमेज़न को वापस कर दिया, तो एक क्रय वापसी कहलाएगा, ईजी लैंग्वेज में, है ना। विक्रय वापसी मतलब मान लीजिए आप व्यापारी किसी सामान बेचा, आप अमेज़न के मालिक हैं मान चलिए ना, आप व्यापारी, आपने सामान किसी को बेचा पर सामान उसको पसंद है तो उसने आपको वापस कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, विक्रय वापसी कहलाएगा। इसमें अमेज़न का मालिक आपको समझना है और क्रय वापसी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको ग्राहक समझना है, मतलब खुद को समझना है ना।
तो व्यापारिक सौदे लेन देन यहाँ पे तो कैसे किए जाते हैं इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको क्रय वापसी विक्रय वापसी समझ में आ गया होगा, है ना। तो वीडियो में अभी तो बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।